आज रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है। क्या कारण है कि दिनकर जी इतने लोकप्रिय हैं सभी आयु वर्ग के लोगों में, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो कोई वृद्ध वर्ग का हो, चाहे वो बच्चे भी हो, सभी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, दिनकर जी को इतना सम्मान देते हैं। तो उसका प्रमुख कारण आपकी दृष्टि में क्या है? क्या वो ये कारण है कि सभी तरह के लेख उन्होंने लिखे, वीर रस लिखे, श्रृंगार रस लिखे और सभी तरीके के गद्य भी लिखे? बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि उन्होंने गद्य लिखा है, लेकिन लिखा है। तो आपकी दृष्टि में प्रमुख कारण क्या है कि दिनकर जी इतने लोकप्रिय हैं हिंदी साहित्य? दिनकर जी साहित्य के एक तरह से सर्वश्रेष्ठ अगर उन्हें कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो एक साहित्य सम्राट हैं। उनकी जो कृतियाँ हैं वो अविस्मरणीय, उनकी एक तरह से कही जाए अविस्मरणीय रहेगी। और उनका जो उनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हों या गद्य रचनाएं हों या निबंध हों या संस्मरण हो, जो भी हैं वो सब मतलब पठनीय है। पाठक इसे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं वो। एक तरह से उन्हें जन कवि भी कहा जा सकता है, राष्ट्र कवि कहा जा सकता है, जन कवि जी, एक तरह से आधुनिक कवि कुलभूषण। हाँ, तो जो जन जन कवि के वीर रस की कविताएं लिखता है रश्मि रथी, वही कवि श्रृंगार रस में उर्वशी भी लिख रहा है। तो जी, आपकी दृष्टि में उनकी सबसे काव्य रचना कौन सी हुई? उनकी कई लोगों को रश्मि रथी काफ़ी पसंद है, खासकर बच्चों को, युवाओं को रश्मि रथी का जो जोश है वो बहुत पसंद आता है। कई लोगों को रश्मि रथी, किसी को उर्वशी, किसी को हुंकार, किसी को रेणुका, अलग अलग उनकी कृतियाँ अलग अलग लोगों की पसंद है अपने समय से। तो उनके वो एक तरह से सूरज, जिस प्रकार उनका नाम है दिनकर, उसी तरह वो साहित्य के सूरज के रूप में दिनकर शब्द का अर्थ सूर्य होता है। सूर्य होता है। तो वो उन्होंने एक जगह उर्वशी में कहा भी है कि अपने समय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। ये उर्वशी में कहा? हाँ, पुरूरवा के मुंह से कहलवाया, जो वो कहना चाहते थे। अच्छा, उर्वशी में पुरूरवा और उर्वशी के बीच का संवाद? हाँ, बीच का संवाद है। तो वो जो कहना चाहते थे उन्होंने कहा। निश्चित रूप से वो सूर्य ही है और हिंदी साहित्य। वास्तव में वो एक तरह से सूर्य ही है। उनकी जो काव्य रचना है या जो भी उनकी गद्य रचना है, वो सब लगता है कि उसमें एक संपूर्णता है, एक ओज है। अच्छा, गद्य की आपने, हाँ, वीर रस के ओज अधिकतर। अच्छा, कई लोगों को ये पता नहीं है कि गद्य भी उन्होंने लिखा है। लोग सिर्फ कविताओं के लिए उन्हें जानते हैं। गद्य भी लिखा है उन्होंने, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। अच्छा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें उसके लिए पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार मिला है। विशाल एक ग्रंथ है वो तो। हाँ, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और फिर कुरुक्षेत्र विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां जी, हमने भी कहीं पढ़ा था उसके बारे में। रखता है। तो कुरुक्षेत्र में ये भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद, महाभारत के कुरुक्षेत्र का वर्णन है। अच्छा, हाँ। तो जब भीष्म शरशैया पे हैं और उनसे युधिष्ठिर मिलने जाता है। हाँ, तो इनका एक तरह से वीर रस का जो जितने भी इनके काव्य हैं वो सब ऐसी हैं कि किसी भी प्राणी में एक जोश एक पैदा करता है। एक मतलब पढ़ने पर हर किसी को लगता है कि पढ़ते जाए। काफ़ी एक ओज है उनमें, एक जोश है कि वीर रस का, रौद्र रस है। इसी तरह उनमें कहीं कहीं प्रेम भी है, श्रृंगार भी है, सौंदर्य भी है उनकी कविताओं में। और एक विचारक भी कुछ कुछ कविताओं में, हाँ, जैसे वो जो रात यूं कहने लगा, दर्शन भी है। जैसे कि रात यूं कहने लगा कल मुझसे, गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। हाँ, ऐसा कुछ। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने खुद ही बनाता और उसमें फिर आप ही फंसता और आप ही, और फिर सोता, बेचैन हो जगता न सोता है। एक और है इस तरह से कि तुम रजनी के चांद, कुछ इस तरह से है। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। क्या पंक्तियां हैं। फूल और पत्थर का। तो उनकी जो रचनाओं में वो जो पंक्तियां उनकी रहती थी बहुत ही बेमिसाल।
वो एक तरह से शब्दों के जादूगर हैं, निश्चित रूप से। उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने उन्होंने ज्ञानपीठ मिला उन्हें काव्य के लिए, उर्वशी के लिए जो आपने हाँ, कहा, और ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी मिला संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी मिला। और इसी तरह से उन्हें जो पूर्व ये राष्ट्रपति थे हमारे, भूतपूर्व राष्ट्रपति के हाथों उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अच्छा। फिर राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें साहित्य चूड़ामणि की उपाधि दी गई। ऐसे उन्हें अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया है। वो राज्यसभा में भी थे। ये वो कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर के कॉलेज में, अच्छा, वो थे विभागाध्यक्ष हिंदी के थे। अच्छा। और उसके बाद कुछ दिनों तक वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। अच्छा। हाँ, और फिर कुछ दिनों तक भारत सरकार के सलाहकार के रूप में भी पद पर भी थे। तो इस तरह उनकी भिन्न भिन्न स्थानों में वो विराजमान रहे। और उनकी जो भी कृतियाँ हुई वो हमेशा से लोगों को कालजयी पंक्तियाँ लिखी है। उनकी कालजयी पंक्तियाँ, उनकी कविता जी जो 60 के दशक में जो लिखी वो आज भी उतना ही जोश आज देती भी है। उतनी ही अच्छी लगती हैं। और पढ़ने को पाठकगण बहुत ही आतुर रहते हैं। ये इतनी जीवंतता है उनके काव्य में, उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में। लगता है कि जैसे कि उनकी लेखनी जीवंत है। जी, ये सही वर्णन है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने पूछा कि क्या कारण है कि इतने लोकप्रिय हैं, आपने उसका सही जवाब दिया कि वो पढ़ना पड़ेगा उनको। पढ़ के ही लगेगा कि क्यों दिनकर है। तो चलते चलते उनकी कोई 2 पंक्ति जो आपको बहुत पसंद हो, उससे हम इस श्रद्धांजलि को खत्म करेंगे। कोई 2 पंक्तियां दिनकर जी की जो अभी आपको याद आती है, ऐसे तो बहुत है। उनकी 2 पंक्तियां जैसे एक, जी आप बोलिए। आप मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। रश्मि रथी। हाँ, सुरमा नहीं विचलित होते पर एक नहीं धीरज खोते। ये कृष्ण की चेतावनी से है। कृष्ण की चेतावनी में है, बरसों तक वन में घूम। अच्छा, जी, ये कविता काफी प्रसिद्ध है। हाँ, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव गए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता जी। है। तो ये इस तरह से पाठकों को भी ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो दिनकर जी की वो पंक्तियाँ याद रखिए, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है। तो आशा करते हैं कि आपका जीवन भी सौभाग्य लाएगा, आने वाले दिनों में आशान्वित रहें और दिनकर जी की पंक्तियाँ पढ़ते रहें। एक जोश आएगा, एक उम्मीद जागेगी। और शत शत नमन हिंदी के महान दिनकर को।